Yes, good evening. So let us start with the next chapter in today's lecture. Before that, I will just like to ask whether there is any doubt in the previous chapter. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर हमने लास्ट टाइम देखा था, तो उसके अंदर अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पुट कर सकते हो या हैंड रेज कर सकते हो. Otherwise, we'll just go by the next chapter, that is alternating currents. Okay, so let us start with the next chapter, that is alternating currents. Actually, this chapter is just the continuation of the previous one. Yes. So actually, इस चैप्टर के अंदर हमको इस चैप्टर के अंदर हमको वही कंसेप्ट्स कंटिन्यू करने जो लास्ट लेक्चर में या लास्ट चैप्टर में हमने देखे थे, वही सारे कंसेप्ट्स हमको एक्चुअली कंटिन्यू करने हैं. ओके, सो उसमें सबसे पहले आ जाता है जो एसी करंट्स और उसका मेजरमेंट. ओके, तो देखो यहाँ पे ठीक से एसी करंट्स हाउ आर दे मेजर्ड एंड हाउ द आरएमएस वैल्यूज और मीन वैल्यूज आर एक्चुअली डिफाइंड, तो वो हमको अच्छी तरह समझना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसी करंट अभी नॉर्मली वैसे तो डीसी करंट जो है उसको मेजर करने के लिए तो डीसी गैल्वानोमीटर्स यूज होते हैं. बिल्कुल. Yes, actually, I'll just tell you something. Just wait. Yes, okay. So see here, अल्टरनेटिव करंट्स के अंदर हम जैसे कि जानते हैं कि करंट्स का मेजरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर सपोज अल्टरनेटिव करंट का जो ग्राफ अगर ड्रॉ करते हो तो इट्स लुक्स लाइक दिस. It remains positive for first half cycle, then becomes negative for the next half cycle, then again becomes positive for the next half cycle and becomes negative and so on like this. Okay, accordingly. तो अभी यहाँ पे इस करंट को मेजर कैसे करेंगे? तो मेजरमेंट करने के लिए एक तो मीन करंट यहाँ पे डिफाइन किया जाता है. मीन करंट या उसको एवरेज करंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ करंट. ओके, दूसरा होता है आरएमएस करंट, जिसको नॉर्मली बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. ओके, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है तो ऑलरेडी हमने रेगुलर में भी देखा है. मीन करंट इज जस्ट द एवरेज ऑफ ऑल द करंट्स इन सम इंटरवल. ये सभी करंट्स को अगर हम ऐड करते हैं और उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमको मीन करंट मिल जाएगा आराम से. एंड इट एक्चुअली हैपन्स टू बी, इसको हम अगर आई मीन बोलते हैं तो दिस आई मीन एक्चुअली हैपन्स टू बी द पीक वैल्यू आई नॉट अपॉन पाई बाय 2. ओके, जिसको कि हम एक्चुअली यस. ओके, सो इसको हम एक्चुअली पाई बाय 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसको एक्चुअली सिंप्लीफाई करके 2 I0 अपॉन पाई ऐसा भी लिखा जा सकता है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट हियर. इज एनी डाउट प्रथमेश? And what about RMS value? So RMS current is actually going to be the peak value upon root 2. This is actually going to be the RMS value of that current. ये भी अच्छी तरह से याद रखो. ना सिर्फ इतना बल्कि इनको डिराइव करने का तरीका भी अच्छी तरह से याद रखो, क्योंकि उसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. जैसे देखो कि मीन वैल्यू हमने कैसे डिराइव किया है. सो मीन वैल्यू एक्चुअली डिफाइन कैसे किया जाता है. सो मीन वैल्यू इज एक्चुअली डिफाइंड as the integration of I dt simply, and that is to be divided by integration of dt only, and that is also from one suppose particular interval जो कि रिपीट होता है.
तो 0 to t उसको हम बोल सकते हैं। सो 0 to T इसका भी इंटीग्रेशन हमको करना है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो करंट का जो इक्वेशन है तो वो एक्चुअली आएगा I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसा आएगा। करेक्ट है। और ये जैसा कि हम जानते हैं कि दिस करंट बिकम्स रिमेन्स पॉजिटिव फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल हियर and becomes negative in the next half cycle. So if we just carry out the integration as a whole, then it will just cancel each other. And that's why the mean current is not defined like this. तो mean current जो है वो यहाँ पे इस interval तक define किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो interval है इसको हम t/2 बोल सकते हैं, t/2। ओके, तो t/2 interval पे हमको इसका integration लेना होगा। तो अगर वो हम करेंगे तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, मतलब अब यहाँ पे आई के बदले हमको डालना होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, एंड दैट इज फ्रॉम 0 to T/2। ओके, एंड दैट इज टू बी divided by the integration of dt again. This is also from 0 to T/2, that will be T/2 actually. तो यहाँ पे ये तो डिनोमिनेटर में जो है वो तो T/2 ही आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन न्यूमरेटर में अगर देखते हो ठीक से तो आई नॉट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट एंड इट कैन बी टेकन आउट, एंड साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो रहता है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय ओमेगा अगेन। ओके, एंड दैट इज फ्रॉम 0 to T/2, करेक्ट है। सो इफ यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस फर्दर देन विल बी एबल टू गेट दिस एज आई नॉट इनटू, हियर इट विल बी, अगर T/2 अगर डाल देंगे वहां पे टी के बदले तो हमको मिलेगा यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस ओमेगा इंटू T/2। ओके, एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय ओमेगा, एंड माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस, एंड हियर इट विल बी 0। तो यहाँ पे अभी हमको 0 डालना है, तो यहाँ पे हमको आएगा इस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 0 अपॉन ओमेगा, kept as it is. Okay, and then we can just solve this further so that we can just get this I naught into, here it is cos of omega t/2। अभी ओमेगा इंटू टी क्या बनता है हमको पता है ऑलरेडी, ओमेगा इंटू टी बिकम्स 2 पाई, राइट। क्योंकि ओमेगा मतलब क्या होता है हमको पता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी हुआ करता है। So therefore we can just say that this omega into t is going to be 2 pi. If you just put this value of omega t as 2 pi here, then this 2 pi का 2 pi 2 और ये 2 नीचे का 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हमको बचेगा क्या, तो सिंपली वी कैन जस्ट से दैट दिस विल बी एक्चुअली पाई, cos pi यहाँ पे बचा रहेगा। करेक्ट है, तो दिस विल बी माइनस ऑफ cos pi and that is to be divided by omega, plus here it is going to be cos of 0, that is to be divided by omega, right? And hence we can just get this simplified to be minus I naught into, हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ यस।
ओके सो सॉरी, यहाँ पे cos पाई जो है वो हमको पता है -1 बन जाएगा, सो दैट इज माइनस ऑफ -1 अपॉन ओमेगा kept as it is, plus here it will be 1 upon omega which is as it is, and then we can just be able to get this I naught into, it will be 1 plus 1 becomes 2 here, so 2 upon omega, but as we know that is omega is going to be 2 pi by t, so we can just get that I naught into 2 upon 2 pi by t, so that it becomes 2 cancelled and t goes up, एंड नीचे t by 2 तो भी तो है ना हमारे पास, ये देखो यहाँ पे नीचे t by 2 है, सो उसको हम 2 by t ऐसा भी लिख सकते हैं आराम से, तो इसको अगर हम 2 by t से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको ही 2 by t से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये t भी कैंसिल हो जाएगा वहां पे, और हमको मिलेगा सिंपली 2 I naught upon pi, okay, which is going to be the mean value of current which is there here, ओके, एंड RMS वैल्यू जो है उसका डेफिनेशन क्या है वो भी हमको याद रखना जरूरी है। RMS वैल्यू ऑफ करंट इज एक्चुअली द इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल T अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली dt दैट इज आल्सो फ्रॉम 0 टू T, ओके, ये डेफिनेशन है RMS करंट का। और इसमें अगर हमने सपोज I के बदले जो कि I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी ये अगर यहाँ पे डाल दिया, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट हमको मिल जाता है आराम से, ठीक है, जो कि RMS करंट का कहलाता है, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ RMS करंट। इन द सेम वे हियर द RMS EMF also will be put in this form. RMS EMF will actually be E naught upon root 2 here, and similarly the mean value of EMF, E mean you can say, it will also be equal to 2 times of E naught upon pi, no doubt. So this will actually be the measurement of this current and EMF. Yes, but E naught मतलब क्या है यहाँ पे, या तो ठीक से E naught is going to be the peak value of EMF. Okay, ERMS मतलब RMS value of EMF, and here E mean का मतलब है mean value of EMF, और simply E जब हम बोलते हैं only E, okay, तो इसको हम बोलेंगे instantaneous value of EMF. इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे EMF कुछ और होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे और ज्यादा नेगेटिव होगा, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगा, तो जो भी जिस इंस्टेंट पे जो भी EMF है उसको हम इंस्टेंटेनियस EMF बोल सकते हैं आराम से। तो और इंस्टेंटेनियस EMF और पीक EMF उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर ये जो t है, ये t एक्चुअली वेरिएबल है, तो इस जैसे ये t वेरी होगा तो वैसे e वेरी होगा, ठीक है। E नॉट विल रिमेन द कांस्टेंट, बट एज t विल वेरी accordingly e will also vary, and it remains 0, then again become maximum, then again becomes 0, again becomes minimum negative, and again becomes 0, and it varies between plus E naught and minus E naught sinusoidally in this way। तो इसको अल्टरनेटिंग EMF बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रखिए से। दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ alternating current and alternating EMF. Now let us see what happens when this EMF is just connected across a resistor. तो जब alternating EMF को जब हम resistor के across अप्लाई करते हैं तो उसमें होता क्या है ना, देखो ठीक से, R is the resistor, so current or EMF here in this circuit happens to be given by the formula E naught into sine omega t, okay. So in that case the current also is variable, and current is also the sinusoidal, and it is given by the formula I naught into sine omega t। ये EMF का फॉर्मूला बनता है और ये करंट का फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो है R वो एक्चुअली रेशियो हुआ करता है E to I का, even it is the ratio of E naught to I naught also, and this is also the same as the ratio of ERMS to IRMS as well। तो मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस इन तीनों का रेशियो हुआ करता है, मतलब इंस्टेंटेनियस EMF टू इंस्टेंटेनियस करंट is also resistance, instantaneous peak value of EMF upon peak value of current is also the resistance, and RMS EMF upon RMS current is also going to be the resistance,
Remember this correctly. Yes. Then again, we can see in case of the resistive circuit, the power consumed here in this case, average power consumed in is going to be given by the formula IRMS into ERMS. So this is ERMS into IRMS. This is the formula for average power consumed in this resistive circuit here. We can also write it as half of E naught into I naught in this case. Half of E naught I naught भी इसको लिख सकते हैं आराम से. And even we can just express it in terms of the EMS, RMS EMF alone. इसको हम ERMS square upon R ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसी को IRMS square into R ऐसा भी लिख सकते हैं. Yes, this is the formula for average power consumed in this case. And उससे भी आगे जाके हम ये देख सकते हैं कि EMF और करंट इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है तो वो यहाँ पे 0 रहता है. So if we just show the phase diagram here, then this is suppose x axis, y axis. तो यहाँ पे अगर हम EMF को अगर ड्रॉ करते हैं इस डायरेक्शन में, ये सपोज EMF हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो करंट विल आल्सो बी ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन हियर इन दिस केस, राइट. तो ये करंट का हो गया, इसको हम I नॉट बोल सकते हैं. So current and EMF both are going to be drawn in the same direction. That means there is a phase angle of 0 degree between current and EMF here, and that's why they are supposed to be in same phase. The phase difference between this current and EMF in this case is going to be 0. Remember, this is all about the resistive circuit. If we just talk about the inductive circuit, then we can see this is suppose the same same alternating EMF is just connected across an inductor. What happens in this case is inductance is L here. तो यहाँ पे अगर हमने कंसिडर किया कि करंट का जो वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू सपोज I नॉट साइन ओमेगा टी है, तो हमको मिलता है EMF का वैल्यू by using the law that is L into di by dt. ये अगर इक्वेशन यूज करते हैं तो हमको इसमें से मिलता है the EMF, applied EMF here will actually be equal to the E naught into cos omega t. E naught into cos omega t, where E naught is actually going to be equal to I naught into omega L here. And hence we can just get the ratio of this E naught to I naught to be equal to omega L. Okay, ये E naught और I naught का जो रेशियो है इसको हम ओमेगा L लिख सकते हैं, या इसको 2 pi FL से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. And this E naught upon I naught is actually which is same as ERMS upon IRMS by according to this here, क्योंकि E naught upon I naught का रेशियो और ERMS upon IRMS का रेशियो ही सेम ही होता है, क्योंकि ERMS मतलब E naught by root 2 होता है, और IRMS जो है वो एक्चुअली I naught upon root 2 हुआ करता है. तो इसलिए अगर इन दोनों का हमने रेशियो ले लिया तो इन दोनों का भी रेशियो लेना पड़ेगा, तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा सिंपली ERMS अपॉन IRMS is going to be equal to E naught upon I naught. But this ratio is actually called as the resistance in case of resistive circuit here. But this ratio will be called as the inductive reactance in case of this inductive circuit here. And this inductive reactance is denoted by XL, remember. And this XL is actually going to be equal to omega into L, which can also be written to be 2 pi into FL. And this XL is actually the ratio of ERMS to the IRMS in this case. तो ये जो ratio है इसको हम XL बोलते हैं. The definition is this actually, but it happens to be equal to omega into L, or it can also be written to be simply equal to 2 pi FL in this case. Okay, and it is also equal to the ratio of E naught to I naught also as well, no doubt. And if we just talk about the power consumption in this case, then it will remain 0. No power is consumed in the case of this inductive circuit here. तो इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर कंजम्पशन कितना होता है, 0 हुआ करता है ज्यादातर से, because this inductor just absorbs the energy to build up its magnetic field in the first quarter cycle, but again just loses its whole energy in the next quarter cycle and just continues the same current and acts like a EMF itself.
and that's why whatever energy is absorbed by it in the first quarter cycle is just utilized by it in maintaining the current in the next quarter cycle. And that's why as a whole, if we just see, the average power consumed by this inductor is always going to be zero. Remember, तो ये जो इंडक्टर के द्वारा जो पावर कंजम्पशन है वो कंप्लीट जीरो रहता है. Average power is zero, not instantaneous power. Okay, instantaneous power can be found out to be simply P, which is going to be equal to E into I. Remember, the instantaneous power is going to be the ratio, the product of the instantaneous value of EMF and instantaneous value of current, no doubt. That is not going to be zero, but the average power, if we just see, it is going to be actually zero. Remember, and also if we just see the graphs of EMF and current, then it is observed that in case of the inductor, current lags. Okay, current actually lags behind the EMF by the angle of pi by 2 radian. Okay, pi by 2 radian से वो lag करता है, current lag करता है, so obviously EMF lead करेगा. So we can just draw the graph between EMF and current like this. So EMF can, if we draw the EMF along this positive direction of x-axis, then current can actually be drawn along the negative direction of y-axis like this. This will be the direction of current here, which will be lagging behind. But if we just draw the EMF itself along this positive direction of x-axis, y-axis here, ये अगर EMF हमने draw किया, in that case the current can actually be drawn along this positive direction of x-axis. After all, we will have to turn by 90 degree in order to reach up to the EMF from current in this clockwise, sorry, anti-clockwise direction. यहाँ पे भी देख सकते हो आराम से, करंट से EMF की तरफ जाने के लिए हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होना पड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होना पड़ेगा, और वो भी 90 डिग्री एंगल से. इसीलिए कहा जाता है कि करंट और EMF के बीच में एंगल जो है, फेज एंगल जो है वो पाई बाय 2 रेडियन होता है, which is also clear from the equations of current, which is I naught sin omega t, and the equation of EMF, which is going to be E naught cos omega t. This cos omega t actually can be written to be simply sine of omega t plus pi by 2, where pi by 2 is going to be the 90 degree. तो ये इस तरह से हमको ये मिलता है. तो इसका मतलब ये होता है कि EMF is the leader. ओके, EMF यहाँ पे लीड करता है, जबकि करंट जो है वो यहाँ पे लैग करता है, पीछे रहता है. इधर भी देखो EMF लीड कर रहा है, ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज्यादा है इसका मतलब वो लीड कर रहा है, ठीक है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, पीछे है, तो उसको हम बोलेंगे इट इज लैगिंग, ये लैग कर रहा है. तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं आराम से, द फेजर डायग्राम ऑफ दिस इंडक्टर इन केस ऑफ इंडक्टर विल बी शोन लाइक दिस. ओके, तो ये फेजर डायग्राम हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, ठीक है. जरूरी नहीं कि उसको हमको या तो ऐसे ही ड्रॉ करना है या तो ऐसे ही ड्रॉ करना है. वी कैन ऑल्सो ड्रॉ इट लाइक दिस, उसको हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं. फेजर डायग्राम जो है इंडक्टर के केस में, फेजर डायग्राम ऐसा भी ड्रॉ किया जा सकता है. देखो, सपोज वी हैव दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फॉर आवर रेफरेंस. तो ये रेफरेंस के लिए हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके रखे हैं. इफ यू जस्ट रैंडमली ड्रॉ द करंट along any direction, in general, suppose current is drawn in this direction, suppose इसको हम I naught बोल देते हैं suppose, ठीक है, and it is making an angle of phi with this x axis here, then the EMF actually can be drawn to be at right angles to this I naught, okay, which is making an angle of 90 degree with this I naught here. तो ये जो E naught है वो I naught के साथ 90 डिग्री एंगल करेगा. और अगर एक्चुअली देखा जाए तो EMF का जो फेज एंगल है वो एक्चुअली कितना रहेगा, उसको हम बोल सकते हैं 90 प्लस फाई, करेक्ट है. सो वंस वी गेट द फेजर डायग्राम वी कैन जस्ट एक्सप्रेस देयर इक्वेशंस आल्सो. तो इनके जो इक्वेशंस है वो हम फेजर डायग्राम से भी बना सकते हैं. देखो, अगर I नॉट जो है वो अगर फाई इतना एंगल कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका इक्वेशन कैसा बनेगा, वी कैन जस्ट से दैट दिस I विल एक्चुअली बी इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी सिंपली, सॉरी ओमेगा टी प्लस फाई सिंपली. ओके, तो ये बन गया हमारा करंट का इक्वेशन. बट इफ सपोज वी वांट टू ड्रॉ फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर EMF इन दिस केस, तो EMF कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E इज इक्वल टू E नॉट
साइन, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, ओमेगा टी तो वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे उसका फेज एंगल जो कि 90 + 5 है, वो यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा, जिससे उसको हम 90 + 5 लिखो या 5 + 90 लिख दो, एक ही बात है वो। तो दिस इज 5 + 90, but if we just see carefully, then omega t + 5 can be considered to be a angle, particular angle theta, and if we just add this 90 in it, so we can just use the formula that sine of 90 + theta is simply to be equal to cos of theta. So if we just use it here, then we can just get this E is equal to E naught into cos this omega t + 5. This equation can be constructed for EMF when the equation of current is given to be like this. Okay, तो ये अगर हमको करंट का इक्वेशन दिया है तो इस टाइप का इक्वेशन हमको EMF के लिए मिलेगा. And if we suppose have the equation of EMF given somewhere, मान लो कि इसी ग्राफ को अगर सपोज हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. Okay, and suppose that this is the graph of EMF. EMF is making an angle. Suppose EMF is making an angle of phi with the x-axis. Okay, then current will actually be making an angle of 90 degree with the EMF, but it will be clockwise. मतलब इस तरफ होगा वो, इसके पीछे रहेगा. इसका मतलब लैग होता है. अभी इसका करंट का अगर हम एंगल देखेंगे ठीक से तो कितना बनता है, देखो ठीक से. सो इट विल एक्चुअली बी 5 - 90, करेक्ट है. उसको हम 5 - 90 लिख सकते हैं because this angle here is going to be 90. So the angle of current I naught made by this I naught with this x-axis here will actually be 5 - 90. Okay, so this is 5 - 90. It will actually be negative, right? So if we just for our convenience we can also write it as minus of 90 - 5. Okay, माइनस साइन अगर कॉमन ले लेंगे ना तो minus of 90 - 5 ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, no problem. Okay, but then how will you construct the equations then? If you just write the equation of EMF here to be simply E naught sine omega t plus phi. Okay, this is the equation of EMF here. So the current can be just drawn to be simply equal to I naught into sine of, ब्रैकेट में अभी क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे या तो 5 - 90 कर दो या तो minus of 90 + 5 कर दो, बट इट विल बी एडिशनल टू ओमेगा टी. सो ओमेगा टी तो वैसे ही रहने वाला है, बट यहाँ पे आएगा प्लस 5 - 90, करेक्ट है. So this will actually be the equation for current here in this case. So the current will actually be written as I naught into sine, इस पूरे को अगर हम थीटा बोल देते हैं, ठीक है, तो उस केस में यस इसमें से अगर माइनस साइन अगर हमने कॉमन निकाल के लिया, ये सपोज माइनस साइन हमने पूरी तरह से बाहर निकाला, तो अंदर में क्या बचेगा देखो, तो उसको हम लिख सकते हैं ये 90 सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी ये दोनों जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे. तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 5, करेक्ट है. yes, and then we can just take this minus sign here complete outside. Okay, इस माइनस साइन को अगर हम बाहर निकाल के लेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस ऑफ आई नॉट साइन, here in the bracket it will be simply 90 minus this whole bracket, which is going to be actually omega t plus 5, right? So that in the next step we can just write this as I is equal to minus of I naught into, अभी हमको पता है ऑलरेडी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब ही cos थीटा हुआ करता है, और जबकि यहाँ पे थीटा मतलब ओमेगा टी प्लस 5 है, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 5 विल बिकम cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, करेक्ट है. एंड दिस विल एक्चुअली बी द इक्वेशन फॉर current in case when the EMF is actually given. So equation of EMF is given and equation of current is to be found out. We can do it in this way here. So this is all about the inductive circuit. Remember, तो देखो इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या क्या होता है. करंट lags behind the EMF by phase angle of pi by 2 radian. The ratio of E naught to I naught happens to be omega L, which is also equal to 2 pi FL, which is called as the inductive reactance. And also it is a ratio of the ERMS to IRMS.
Okay, and if you just draw the graph between XL and F, तो ये XL यहाँ पे हमने y एक्सिस पे डाल दिया और फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर हमने x एक्सिस पे डाल दिया तो इससे ग्राफ जो है वो इस तरह का बनेगा, which will be a straight line because this XL here is going to be equal to 2 pi f into L, where 2 pi L can be considered to be constant, so that XL will actually be proportional to f in this case, and that's why we can just say that the graph between this XL and f will actually be a straight line having a slope which is equal to 2 pi L, no doubt. So this will be a graph, and this graph also shows that the XL actually becomes zero when frequency becomes zero. ये जो पॉइंट है ओरिजिन उस ग्राफ के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब ये है कि when frequency will become zero, in that case XL will also become zero, and इसका मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी जीरो बनने का मतलब क्या है, AC just gets converted into DC, ठीक है, DC हो गया वो, तो DC के केस में क्या होता है देखो, XL becomes zero, and XL becomes zero means the wire or coil will not no longer act as a inductor, but it will just act as a सिंपल नॉर्मल कंडक्टिव वायर. तो डीसी के अंदर जो इंडक्टर है, इंडक्टेंस है, वो जीरो बन जाता है, और उसकी वजह से अगर उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो उस केस में वी कैन एक्सपेक्ट द करंट आई टू बी इंफिनिटी इन दिस केस. बट ऑब्वियसली दिस इज अ आइडियल सिचुएशन विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज कोई भी जो इंडक्टर होता है तो उसको खुद का अपना रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ, भले छोटा कम क्यों ना हो, लेकिन होता तो है जरूर. तो इसलिए वो जो उसका रेजिस्टेंस होता है तो उसके हिसाब से करंट इन्फिनिटी तो नहीं बनता, लेकिन बहुत ज्यादा बनता है, बहुत हाई करंट फ्लो होता है इंडक्टर के अंदर जब फ्रीक्वेंसी उसका जीरो बनता है, मतलब ये वो डीसी के साथ कनेक्ट किया जाता है. इफ वी हैव अ डीसी एंड वी हैव कनेक्टेड दिस इंडक्टर across this DC, then it will just carry a very large current which will actually be equal to the EMF upon the resistance of this circuit, which is very very small. So resistance is going to be very small, so therefore the current is actually going to be very large in this case. So that will be the maximum current flowing through this DC here. So that means inductive reactance becomes zero when frequency becomes zero. That means इंडक्टर जो है वो हमेशा डीसी को इजीली पास करता है. ये इंडक्टर का ये प्रॉपर्टी याद रखो, इट पासेस डीसी बट ब्लॉक्स एसी. ठीक है, एसी को वो ब्लॉक करता है. जितना हाई फ्रीक्वेंसी का करंट होगा, तो जितना हाई फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ होगा तो उसको वो ब्लॉक करेगा. इट विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट इफ द फ्रीक्वेंसी इज वेरी मच लार्ज. So therefore, in some circuits, the question is asked like this. ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें अगर मान लो कि एक सर्किट है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और उसमें डीसी लगा हुआ है और यहाँ पे एक इंडक्टर भी है और सपोज एक कैपेसिटर भी है और यहाँ पे रजिस्टर भी है, और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ऐसा पैरेलल में भी है, दो रजिस्टर्स पैरेलल में है इधर, यहाँ पे सपोज कोई इस तरह से है और यहाँ पे और एक इंडक्टर सपोज है. तो अभी देखो ये सर्किट के अंदर हम देख सकते हैं कि in case of at time t equal to 0 here, when time t equal to 0, in this case the EMF inductor will become open circuit. So EMF will no longer work in this case. तो EMF जो है वो यहाँ पे ओपन सर्किट के जैसा काम करेगा. तो इसलिए जिस ब्रांच के अंदर ये इंडक्टर है तो वो ब्रांच ही हमको हटा देना होगा. तो वो ब्रांच कुछ काम का ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर कुछ करंट फ्लो नहीं होने वाला है इसीलिए. और जिस ब्रांच में और हाँ, और टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर देखेंगे ठीक से, सो व्हेन टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर द सर्किट इज क्लोज्ड, सो इन दैट केस द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस विल बी इन्फिनिटी, एंड इन दैट केस द इंडक्टर विल एक्चुअली बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट. एक सिंपल वायर के जैसा वो काम करेगा इस तरह से. और कोई ऐसा सर्किट अगर है सपोज जिसमें एसी यहाँ पे है, एसी लगाया हुआ है, और यहाँ पे सपोज कोई कैपेसिटर है या कोई रजिस्टर है, और कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसके अंदर कहीं ना कहीं इंडक्टर भी है सपोज, और अगर यहाँ पे बोला है कि इट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का जो एसी है यहाँ पे लगाया है, इस एसी का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ऐसा अगर हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे इंडक्टर होगा इट विल एक्ट एज अ ओपन स्विच. इन दैट केस it will no longer act here and it will just like a open switch, मतलब वो करंट कंडक्ट ही नहीं करने देगा. it will just be like a
ओपन स्विच, मतलब डिस्कनेक्टेड पोर्टल्स के जैसा वो काम करेगा, जो एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ कोई संबंध ही नहीं है. The current will not be able to flow through this here inductor in case when the frequency is going to be very high. Okay, so जब frequency बहुत ज्यादा होता है तो उस केस में इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट बनता है, और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बनने का मतलब है इट विल नॉट कंडक्ट द करंट एट ऑल, it will not conduct any current, and hence it will be act as a open switch in this case. And at a very low frequencies it will just conduct the current easily because its reactance, inductive reactance will be very small, and it will be zero for DC. अगर DC लगाया जाता है तो उसका इंडक्टेंस यहाँ पे जीरो बन जाएगा बिल्कुल. Okay, so we have just seen about the resistance and inductance in today's lecture. In next lecture we'll just try to see about the capacitance, capacitive circuit, and in general LCR circuit overall, and also the resonance circuit. Okay, so chalo, thank you all of you. Let us end this lecture here.